मनुष्य केवल पेट भरने के लिए नहीं जीता, वह आत्मा के विकास के लिए जीता है। यह वाक्य मात्र एक विचार नहीं बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण दिशा है। आज जब हमारी दुनिया भौतिकता और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में उलझी हुई है, तब यह बात हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। क्या जीवन का मकसद केवल साधन जुटाना है, या फिर कोई गहरी पुकार है जो हमें अपने भीतर झांकने और समाज के लिए जीने को प्रेरित करती है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यही विश्वास था कि यदि किसी राष्ट्र को महान बनाना है तो हमें केवल आर्थिक उन्नति की ओर नहीं देखना चाहिए, बल्कि मनुष्य के समग्र विकास को केंद्र में रखना होगा। उनका कहना था, राष्ट्र तभी प्रगति कर सकता है जब व्यक्ति और समाज दोनों की आत्मा जागृत हो। ये विचार हमें उनकी अद्वितीय जीवन यात्रा और दर्शन की ओर ले चलता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसा नाम जो भारतीय राजनीति और चिंतन की धरती पर गहरी छाप छोड़ गया। वे केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि विचारक, लेखक और दार्शनिक भी थे, जिन्होंने भारतीय समाज को एक नई दृष्टि देने का साहस किया। उनका जीवन सादगी, सेवा और समर्पण का प्रतीक था। वे मानते थे कि भारत की आत्मा पश्चिमी मॉडल की नकल से नहीं, बल्कि अपनी जड़ों और संस्कृति से ही फल फूल सकती है। राजनीति उनके लिए सत्ता का साधन नहीं, बल्कि समाज को जागृत करने का माध्यम थी। उन्होंने हमेशा अंत्योदय यानी समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के कल्याण को अपने विचारों के केंद्र में रखा। आज जब हम विकास और आधुनिकता की परिभाषाओं पर विचार करते हैं, तो उनकी जीवन गाथा हमें याद दिलाती है कि असली प्रगति वही है जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल हो। प्रारंभिक जीवन और प्रभाव। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान नामक छोटे से गांव में हुआ। उनका जन्म उस दौर में हुआ जब भारत अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और समाज अनेक प्रकार की विषमताओं से जूझ रहा था। दीनदयाल के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने संघर्ष को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। दीनदयाल उपाध्याय के पिता एक साधारण राजस्व अधिकारी थे और माता एक धार्मिक संस्कारी महिला, लेकिन भाग्य ने उनके बचपन को सरल नहीं रहने दिया। जब वे मात्र 2.5 वर्ष के थे, तब पिता का निधन हो गया और कुछ ही वर्षों बाद माताजी भी उन्हें छोड़कर चली गईं। अनाथ होने के बाद दीनदयाल अपने चाचा के संरक्षण में पले बढ़े। इस तरह बाल्यावस्था में ही उन्होंने जीवन की कठोर सच्चाई को बहुत निकट से अनुभव किया। माँ बाप का साया न होना, कठिन आर्थिक स्थिति और लगातार असुरक्षा, इन सब ने उनके भीतर आत्मनिर्भरता और धैर्य का बीज बो दिया। बालक दीनदयाल बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान और संवेदनशील थे। पढ़ाई में वे हमेशा अव्वल रहते थे और शिक्षकों के प्रिय विद्यार्थी बने। लेकिन केवल पढ़ाई तक ही उनका मन सीमित नहीं था। वे बचपन से ही धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। कहा जाता है कि वे बचपन में ही गीता और उपनिषद के श्लोक स्मरण कर लिया करते थे। यह आध्यात्मिक संस्कार उनके व्यक्तित्व की नींव बने। उनका विद्यार्थी जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा। चाचा के घर रहकर उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए वे गंगापुर और बाद में राजगढ़ चले गए। वे इतने प्रतिभाशाली थे कि हाई स्कूल की परीक्षा में वे बोर्ड में अव्वल आए। इस उपलब्धि पर उन्हें चिरंजीव नामक स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। परंतु दीनदयाल का जीवन केवल पुरस्कारों और उपलब्धियों की चमक तक सीमित नहीं था। उनके अंदर हमेशा से यह प्रश्न उठता रहता था कि पढ़ाई का असली उद्देश्य क्या है? क्या यह केवल नौकरी पाने के लिए है या इसका कोई बड़ा मकसद भी है? कॉलेज के दिनों में वे अजमेर के प्रतिष्ठित बिरला कॉलेज में पढ़ने गए। यहीं पर उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के संपर्क में आकर संगठन और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का गहरा बोध पाया। उनके सहपाठियों और अध्यापकों ने देखा कि यह साधारण सा दिखने वाला छात्र असाधारण गंभीरता और नेतृत्व क्षमता रखता है। वे केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि सेवा और संगठन के कामों में भी पूरी लगन से भाग लेते थे। उनका जीवन बहुत सादगीपूर्ण था। कभी अच्छे कपड़े, शानदार जीवन शैली या दिखावे की ओर उनका मन नहीं भटका। वे हमेशा
सामान्य वस्त्र पहनते, सादा भोजन करते और एक अनुशासित दिनचर्या का पालन करते। यह साधना जैसा जीवन उनके विचारों में भी परिलक्षित होता था। वे मानते थे कि मनुष्य की शक्ति भौतिक संसाधनों से नहीं बल्कि आत्मबल और अनुशासन से बनती है। उनके जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव रहा भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का। गीता, उपनिषद और भारतीय इतिहास ने उनके विचारों को गहराई से प्रभावित किया। बचपन से मिली धार्मिक शिक्षा और परिवार का संस्कार उन्हें भारतीयता के मूल तक ले गया। यही कारण था कि आगे चलकर उन्होंने एकात्म मानववाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों को एक सूत्र में जोड़ता है। दीनदयाल उपाध्याय के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू था उनका गहरा संवेदनशील हृदय। उन्होंने बचपन में ही गरीबी, अभाव और संघर्ष को देखा था, इसलिए समाज के गरीब और वंचित वर्गों के प्रति उनके मन में विशेष करुणा थी। वे मानते थे कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति तभी हो सकती है जब अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का जीवन सुधरे। यह सोच उनके भीतर बचपन से ही अंकुरित हो चुकी थी। उनके गुरु और शिक्षकों ने भी उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। कॉलेज में उन्होंने कई महान चिंतकों और देशभक्तों के साहित्य का अध्ययन किया। टॉल्स्टॉय, गांधी, विवेकानंद और तिलक जैसे विचारकों के विचारों ने उनके भीतर एक नया दृष्टिकोण जगाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वे केवल किताबों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने जीवन को जीकर और संघर्षों को झेलकर अपने दर्शन को गढ़ा। युवा दीनदयाल उपाध्याय का व्यक्तित्व एक ऐसी मिट्टी में गढ़ा गया था जहां दुख, संघर्ष और संस्कार तीनों का मिश्रण था। ये वही समय था जब वे धीरे धीरे राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित जीवन की ओर अग्रसर हो रहे थे। शिक्षा के साथ साथ उनके भीतर यह भाव लगातार मजबूत होता गया कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि राष्ट्र और समाज की सेवा है। इस प्रकार उनका बचपन और युवावस्था, जो दिखने में कठिनाइयों से भरी थी, दरअसल उनके व्यक्तित्व को गढ़ने वाली प्रयोगशाला साबित हुई। यही कठिनाइयां उन्हें उस ऊंचाई तक ले गईं जहां से उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए न केवल विचारों की एक नई दिशा दी बल्कि यह भी दिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति त्याग, सेवा और आत्मबल है। दीनदयाल उपाध्याय के जीवन का अगला पड़ाव वह समय था जब उन्होंने शिक्षा और व्यक्तिगत सफलता के मार्ग को समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया। अजमेर के बिरला कॉलेज से स्नातक करने के बाद उन्होंने राजनीति शास्त्र में परास्नातक की पढ़ाई पूरी की। स्वभाव से वे गंभीर और आत्ममंथन करने वाले व्यक्ति थे, इसलिए उनके सामने भी वह प्रश्न खड़ा हुआ, क्या उन्हें नौकरी करनी चाहिए या फिर जीवन को किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करना चाहिए। यही वह मोड़ था जहां उन्होंने व्यक्तिगत सुख सुविधा के मार्ग को त्याग कर राष्ट्र सेवा को चुना। कॉलेज के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से उनका जुड़ाव गहरा हो चुका था। संघ की शाखाओं में वे नियमित भाग लेते और वहां का अनुशासन, संगठन और राष्ट्र के प्रति समर्पण उन्हें गहराई से प्रभावित करता। संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार और बाद में गुरुजी गोलवलकर के विचारों ने उनके जीवन को नई दिशा दी। दीनदयाल ने महसूस किया कि यदि भारत को वास्तविक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है तो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता काफी नहीं होगी बल्कि समाज के हर व्यक्ति के मन में राष्ट्रभाव जगाना होगा। संघ में उन्होंने प्रचारक का जीवन चुना। प्रचारक का जीवन अत्यंत सादगी और त्याग से भरा होता है। न अपना घर, न परिवार, न व्यक्तिगत सुख सुविधा। प्रचारक केवल राष्ट्र और समाज के लिए जीता है। दीनदयाल ने इसे जीवन भर निभाया। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ा, उनके बीच राष्ट्रभक्ति का संदेश पहुंचाया और संगठन को मजबूत किया। उनकी अद्भुत प्रतिभा और समर्पण ने उन्हें बहुत जल्दी ही नेतृत्व की पंक्ति में खड़ा कर दिया। संघ में रहते हुए उन्होंने न केवल संगठन की जड़ों को गहराया बल्कि लेखन और चिंतन के माध्यम से भी अपनी छाप छोड़ी। वे स्पष्ट और गहरे विचारों के धनी थे, जो सरल भाषा में जटिल से जटिल विषय को भी समझा देते थे। उनके लेख, संपादकीय और भाषण समाज में नई चेतना जगाने लगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारतीय राजनीति नए स्वरूप में ढल रही थी, तब यह स्पष्ट था कि कांग्रेस का प्रभुत्व बहुत गहरा है। लेकिन दीनदयाल मानते थे कि लोकतंत्र में एक स्वस्थ विपक्ष का होना भी
उतना ही आवश्यक है। यही सोच उन्हें भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की और दीनदयाल उपाध्याय उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी बने। दीनदयाल ने संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी संभाली। वे जानते थे कि बिना मजबूत संगठन के कोई भी राजनीतिक दल लंबे समय तक टिक नहीं सकता। उन्होंने कार्यकर्ताओं को तैयार किया, शाखाओं और इकाइयों का विस्तार किया और जनसंघ की विचारधारा को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया। उनकी संगठन क्षमता इतनी अद्वितीय थी कि उन्हें दूसरे श्यामा प्रसाद कहा जाने लगा। उनके विचारों की जड़ भारतीयता में थी। वे पश्चिमी राजनीति की अंधी नकल करने के खिलाफ थे। उनका कहना था कि भारत का अपना राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मॉडल होना चाहिए। यही कारण था कि उन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन प्रस्तुत किया। इस विचारधारा ने जनसंघ को वैचारिक आधार दिया। दीनदयाल कहते थे कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों एक दूसरे से अलग नहीं है। इनका विकास एक साथ होना चाहिए। यदि केवल अर्थव्यवस्था बढ़े लेकिन नैतिकता और संस्कृति गिर जाए तो वह विकास अधूरा है। उनका नेतृत्व किसी पद या प्रतिष्ठा से नहीं बल्कि उनकी कार्यशैली और विचारों से झलकता था। वे कभी मंच के केंद्र में नहीं खड़े होते थे बल्कि कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते। वे मानते थे कि संगठन की शक्ति व्यक्ति से बड़ी होती है। यही कारण था कि जनसंघ में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होते हुए भी वे स्वयं को हमेशा पीछे रखते थे। दीनदयाल उपाध्याय के जीवन का यह दौर उनके नेतृत्व कौशल का प्रमाण है। साधारण कपड़े पहनने वाला, सामान्य जीवन जीने वाला यह व्यक्ति जब जनता के बीच जाता तो लोग उसकी सादगी और ईमानदारी से प्रभावित हो जाते। वे भाषणों में बड़े बड़े वादे नहीं करते बल्कि लोगों से संवाद करते। वे 1953 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी मृत्यु के बाद जनसंघ का पूरा दायित्व दीनदयाल उपाध्याय पर आ गया। उन्होंने कठिन समय में पार्टी को न केवल संभाला बल्कि उसे धीरे धीरे मजबूत किया। उनकी नेतृत्व क्षमता का असर यह था कि सीमित संसाधनों और कार्यकर्ताओं के बावजूद जनसंघ ने भारतीय राजनीति में अपनी पहचान बनानी शुरू की। उनका नेतृत्व हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो पद की लालसा से मुक्त होकर पूरी निष्ठा से समाज की सेवा करे। दीनदयाल उपाध्याय ने अपने जीवन से यह दिखा दिया कि यदि विचार स्पष्ट हों और समर्पण अटूट हो तो संसाधनों की कमी भी आपको रोक नहीं सकती। इस प्रकार दीनदयाल उपाध्याय का नेतृत्व उदय केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं था बल्कि भारतीय राजनीति में एक नई वैचारिक धारा के जन्म का प्रतीक था। यह वह समय था जब उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह समाज और राष्ट्र को समर्पित कर दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया मार्ग प्रस्तुत किया। दीनदयाल उपाध्याय का जीवन केवल विचारों और दर्शन तक सीमित नहीं था। वह संघर्ष, चुनौतियों और कठिन मोड़ों की एक सजीव गाथा था। उनके सामने जो बाधाएं आईं उन्होंने हर बार उन्हें और दृढ़ बना दिया। ये वही क्षण थे जिन्होंने उनके दर्शन को और स्पष्ट किया और उनके नेतृत्व को नई दिशा दी। सबसे पहली चुनौती उनके जीवन की निजी परिस्थितियां थीं। बचपन से ही अनाथ हो जाना, गरीबी और लगातार अभावों में जीना, ये अनुभव उनके लिए केवल व्यक्तिगत दुख नहीं थे बल्कि समाज की वास्तविकता को गहराई से समझने का माध्यम बने। जब वे अपने चाचा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे और कई बार भोजन तक के लिए संघर्ष करना पड़ता था, तब उन्होंने यह महसूस किया कि भारत का वास्तविक चेहरा यही है, गरीबी, असमानता और संघर्ष। यही अनुभव आगे चलकर उनके विचार अंत्योदय, समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का आधार बना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत एक नए दौर में प्रवेश कर रहा था, लेकिन यह दौर चुनौतियों से भरा था। विभाजन की त्रासदी, शरणार्थियों का संकट, आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक असमंजस। दीनदयाल उपाध्याय ने इन सबको निकट से देखा। वे मानते थे कि केवल पश्चिमी मॉडल अपनाकर भारत इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। उनका कहना था कि हमें अपने समाज की जड़ों और परंपराओं के अनुरूप रास्ता तलाशना होगा। लेकिन यह कहना आसान था, करना कठिन, क्योंकि उस समय अधिकतर नेता पश्चिमी विचारों से प्रभावित थे। इस वातावरण में अपने विचारों को स्थापित करना अपने आप में बड़ी चुनौती थी। 1951 में जब जनसंघ की स्थापना हुई
तो यह एक छोटा और सीमित संसाधनों वाला संगठन था। कांग्रेस जैसी विशाल पार्टी के सामने इसका अस्तित्व बनाना ही कठिन था, लेकिन दीनदयाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने कार्यकर्ताओं में विश्वास जगाया कि सच्ची शक्ति संगठन में होती है। वे कहते थे, हमारे पास धन नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन हमारे पास विचार हैं। विचारों की शक्ति किसी भी सत्ता से बड़ी होती है। 1953 में एक बड़ा मोड़ आया जब डॉन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी मृत्यु हो गई। यह जनसंघ के लिए भारी आघात था। उस समय पार्टी का भविष्य संकट में दिख रहा था, लेकिन दीनदयाल ने संगठन को टूटने नहीं दिया। उन्होंने अपने धैर्य और नेतृत्व से पार्टी को संभाला। वे मानते थे कि संकट किसी भी संगठन की परीक्षा का समय होता है। यह वही क्षण था जब उन्होंने दिखाया कि उनका नेतृत्व केवल विचारों का नहीं बल्कि कार्य में भी उतना ही मजबूत है। जनसंघ को आगे बढ़ाने में उन्हें लगातार राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सत्ता में बैठे लोगों ने अक्सर उनके विचारों को नजरअंदाज किया, उनका मजाक उड़ाया, लेकिन वे निराश नहीं हुए। उन्होंने लोकतंत्र में स्वस्थ विपक्ष की भूमिका को मजबूती से निभाया। वे कहते थे, लोकतंत्र में विपक्ष सरकार का विरोध करने के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र को सही दिशा दिखाने के लिए होता है। ये विचार उस समय बहुत महत्वपूर्ण था जब अधिकतर लोग विपक्ष को महत्वहीन मानते थे। उनकी एक और बड़ी चुनौती थी भारत में बढ़ती वैचारिक टकराहट। समाजवादी, पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराएं राजनीति और समाज में गहरी पैठ बना रही थी। दीनदयाल उपाध्याय ने इनके बीच एकात्म मानववाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि न तो पूंजीवाद भारत के लिए सही है, न ही साम्यवाद। भारत को अपनी राह खुद बनानी होगी जो उसकी संस्कृति और जीवन दर्शन से जुड़ी हो। लेकिन इस विचार को स्थापित करना आसान नहीं था। उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी, विरोध का सामना करना पड़ा, फिर भी वे अडिग रहे। उनके जीवन का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ 1968 में आया। वे उस समय जनसंघ के अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन अध्यक्ष बनने के कुछ ही समय बाद फरवरी 1968 में उनकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई। मुगलसराय स्टेशन के पास उनकी लाश मिली। ये घटना आज तक रहस्य में डूबी हुई है। ये क्षण केवल जनसंघ के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए गहरा आघात था। एक ऐसा नेता जिसने अपने जीवन को पूरी तरह राष्ट्र को समर्पित कर दिया, अचानक इस तरह चला गया। लेकिन यदि इस दुखद घटना को छोड़ भी दिया जाए तो दीनदयाल का पूरा जीवन यह दिखाता है कि चुनौतियां ही मनुष्य के चरित्र की असली परीक्षा होती है। बचपन की कठिनाइयां, संगठन की सीमाएं, राजनीतिक उपेक्षा, वैचारिक विरोध, इन सब ने उन्हें कभी तोड़ा नहीं, बल्कि हर चुनौती के साथ वे और सशक्त होकर उभरे। यही उनकी विशेषता थी। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सच्चा नेता वही होता है जो संकट में भी आशा देखे, जो संघर्ष को अवसर बनाए और जो व्यक्तिगत कठिनाइयों को समाज के कल्याण की प्रेरणा में बदल दे। दीनदयाल उपाध्याय ने हर मोड़ पर यही किया और यही कारण है कि उनका जीवन भारतीय राजनीति और समाज के इतिहास में एक अनोखी प्रेरणा बन गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम भारतीय राजनीति और चिंतन की दुनिया में इसलिए अमर है क्योंकि उन्होंने केवल सत्ता या संगठन की राजनीति नहीं की बल्कि एक ऐसी विचारधारा प्रस्तुत की जिसने राष्ट्र और समाज की आत्मा को छू लिया। उनके जीवन का मूल सार, उनके दर्शन एकात्म मानववाद में निहित है। यह केवल एक राजनीतिक सिद्धांत नहीं था बल्कि जीवन जीने का संपूर्ण दृष्टिकोण था। दीनदयाल उपाध्याय कहते थे, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह आत्मा भी है। यदि हम केवल शरीर की आवश्यकताओं पर ध्यान देंगे और आत्मा को भूला देंगे तो विकास अधूरा रह जाएगा। ये कथन आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। पश्चिम से आई पूंजीवाद और साम्यवाद जैसी विचारधाराएं केवल भौतिक पक्ष पर केंद्रित थीं, एक धन पर और दूसरी वर्ग संघर्ष पर। लेकिन उपाध्याय मानते थे कि भारत की आत्मा इनसे कहीं गहरी है। यहाँ व्यक्ति को केवल उपभोक्ता या मजदूर मानना उचित नहीं बल्कि उसे एक पूर्ण मानव मानना चाहिए जो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों स्तरों पर जीता है। उनका एकात्म मानववाद इसी संपूर्णता का दर्शन था। वे कहते थे कि समाज को केवल आर्थिक दृष्टि से देखना गलत है। यदि समाज का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पक्ष उपेक्षित हो जाए तो राष्ट्र खोखला हो जाएगा। उनके शब्दों में राष्ट्र का जीवन
केवल उसकी सीमाओं में नहीं बल्कि उसकी संस्कृति और आत्मा में बसता है। यह विचार हमें यह समझाता है कि विकास केवल इमारतों, सड़कों या उद्योगों से नहीं मापा जा सकता, बल्कि उससे कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन कितना गरिमामय और संतुलित है। उनकी एक और महत्वपूर्ण शिक्षा थी अंत्योदय। यह विचार गांधी के सर्वोदय से प्रेरित था, लेकिन उपाध्याय ने इसे और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया। वे कहते थे कि वास्तविक प्रगति वही है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। यदि विकास का लाभ केवल कुछ वर्गों तक सीमित रह जाए और अंतिम पंक्ति का व्यक्ति उपेक्षित रह जाए, तो वह विकास अधूरा और अन्यायपूर्ण है। आज की भाषा में कहें तो उनका दर्शन समावेशी विकास, इंक्लूसिव है, विकास का सबसे प्रामाणिक स्वरूप था। वे राजनीति को सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं बल्कि समाज को दिशा देने का साधन मानते थे। उनका कहना था, राजनीति का उद्देश्य केवल शासन चलाना नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा को जागृत करना है। यही कारण था कि वे पद और प्रतिष्ठा के पीछे कभी नहीं भागे। वे जानते थे कि यदि संगठन और विचार मजबूत हों तो सत्ता अपने आप सही मार्ग पर चल पड़ेगी। उनका दर्शन केवल सैद्धांतिक नहीं था बल्कि व्यवहारिक भी था। उन्होंने ग्रामीण भारत को राष्ट्र की आत्मा बताया। उनका कहना था कि यदि गांव मजबूत होंगे तो राष्ट्र मजबूत होगा। वे भारत के आर्थिक मॉडल को विकेंद्रीकरण और आत्मनिर्भरता पर आधारित देखना चाहते थे। वे बड़े उद्योगों के अंधाधुंध विस्तार के बजाय छोटे, कुटीर और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि समाज का हर वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त होगा। उनकी शिक्षाओं में भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का गहरा प्रभाव था। वे कहते थे, भारत का पुनर्निर्माण केवल पश्चिमी विचारों की नकल से नहीं हो सकता। हमें अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों और अपने इतिहास से प्रेरणा लेनी होगी। उनका यह कथन हमें याद दिलाता है कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसकी जड़ों में होती है और यदि जड़ों को काट दिया जाए तो विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। वे मनुष्य को केवल व्यक्तिगत इकाई के रूप में नहीं बल्कि समाज के अंग के रूप में देखते थे। उनके अनुसार व्यक्ति, समाज और राष्ट्र एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे में गूंथे हुए हैं। उन्होंने कहा, व्यक्ति समाज से अलग होकर नहीं जी सकता। उसकी प्रगति तभी संभव है जब समाज और राष्ट्र भी प्रगति करे। ये विचार आज के दौर में भी अत्यंत प्रासंगिक है, जब हम अक्सर व्यक्तिगत सफलता को ही सब कुछ मान लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि आधुनिकता का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है। वे तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के विरोधी नहीं थे, बल्कि उनका कहना था कि हमें विज्ञान और तकनीक को अपनाना चाहिए, लेकिन उसे अपनी संस्कृति और मूल्यों के साथ संतुलित करना होगा। यदि यह संतुलन बिगड़ गया तो प्रगति विनाश का कारण बन सकती है। उनका एक और महत्वपूर्ण कथन था, राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब उसके नागरिक नैतिक और चरित्रवान होंगे। यह विचार हमें यह समझाता है कि केवल कानून और व्यवस्था से समाज सुधर नहीं सकता। नैतिकता और मूल्य ही राष्ट्र का वास्तविक आधार है। इस प्रकार दीनदयाल उपाध्याय की शिक्षाएं केवल राजनीति तक सीमित नहीं थीं, वे जीवन का मार्गदर्शन करती थीं। उनका एकात्म मानववाद व्यक्ति के विकास, समाज की प्रगति और राष्ट्र की शक्ति तीनों को एक सूत्र में बांधता है। उनकी शिक्षा यह थी कि विकास केवल ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम गांव तक। आज जब हम आधुनिक विकास की दौड़ में व्यस्त हैं, तब उनका दर्शन हमें यह याद दिलाता है कि असली विकास वही है जिसमें हर व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, हर समाज अपनी संस्कृति से जुड़ा रहे और राष्ट्र अपनी आत्मा को न खोए। यही उनका संदेश था, यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन असमय समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विचारधारा और शिक्षाएं भारतीय राजनीति और समाज में गहरे तक अपनी छाप छोड़ गईं। उनकी रहस्यमयी मृत्यु के बाद यह सवाल जरूर उठा कि क्या एक सच्चा विचारक अधूरा रह गया, परंतु वास्तविकता यह है कि उनके विचारों ने भारतीय राजनीति को एक नई धारा दी और आज भी उनके दर्शन को प्रासंगिकता के साथ याद किया जाता है। उनकी सबसे बड़ी विरासत थी एकात्म मानववाद। स्वतंत्रता के बाद भारत जिन वैचारिक टकरावों से गुजर रहा था, उसमें पश्चिमी पूंजीवाद,
और साम्यवाद प्रमुख थे। एक ओर समाज को केवल धन और उपभोग की दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति थी, तो दूसरी ओर वर्ग संघर्ष और क्रांति का आह्वान। इन दोनों के बीच दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय दृष्टि प्रस्तुत की, जिसमें मनुष्य को केवल शरीर या आर्थिक इकाई नहीं, बल्कि एक संपूर्ण अस्तित्व माना गया। यही उनकी विचारधारा की स्थायी देन थी। उनके दर्शन ने राजनीति को वैचारिक गहराई दी। जनसंघ जैसे सीमित संसाधनों वाले दल को उन्होंने एक स्पष्ट दृष्टि प्रदान की। यह दृष्टि बाद में भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक नींव बनी। आज जिस राजनीतिक धारा को हम देखते हैं, उसकी जड़ें दीनदयाल उपाध्याय के विचारों में ही हैं। उनकी यह सोच कि राजनीति केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने का माध्यम है, आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए। उनकी एक और महत्वपूर्ण विरासत थी अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक विकास। यह विचार केवल नारा नहीं था, बल्कि व्यवहारिक राजनीति का आधार बना। आज जब हम ग्रामीण विकास, समावेशी प्रगति और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं उपाध्याय के अंत्योदय की झलक दिखती है। उनके विचारों ने यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्र की असली मजबूती केवल बड़े उद्योगों और शहरों से नहीं, बल्कि गांव और गरीब वर्ग की उन्नति से होगी। दीनदयाल उपाध्याय की सादगी और त्याग भी उनके जीवन की विरासत का हिस्सा है। उन्होंने दिखाया कि एक नेता बिना दिखावे, बिना पद की लालसा और बिना निजी महत्वाकांक्षा के भी लोगों के दिलों में जगह बना सकता है। उनका जीवन आज के नेताओं के लिए प्रेरणा है कि राजनीति को सेवा और साधना का माध्यम बनाया जा सकता है। उनके लेखन और भाषणों का प्रभाव भी कम नहीं था। उन्होंने समाज, संस्कृति और राजनीति पर गहन लेख लिखे। उनकी भाषा सरल थी, लेकिन विचार गहरे। वे यह मानते थे कि विचारों का उद्देश्य केवल विद्वानों तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। इसी कारण उनकी रचनाएं आज भी पढ़ी जाती हैं और समाज को प्रेरित करती हैं। उनका प्रभाव केवल राजनीतिक दल तक सीमित नहीं रहा, भारतीय समाज में भी उनके विचारों ने गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने यह संदेश दिया कि आधुनिकता और परंपरा में विरोध नहीं, बल्कि संतुलन होना चाहिए। इस विचार ने समाज को नई दिशा दी। आज भी जब हम सांस्कृतिक पहचान और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन की बात करते हैं, तो उपाध्याय का दर्शन याद आता है। उनकी मृत्यु के बाद जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने उनके विचारों को आगे बढ़ाने की शपथ ली। यही कारण है कि उनकी विचारधारा धीरे धीरे भारतीय राजनीति की मुख्य धारा बन गई। उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर राजनीति में सेवा, संगठन और विचार की महत्ता बढ़ी। आज भारत की संसद में जब भी राजनीति के नैतिक पक्ष की चर्चा होती है, तो दीनदयाल उपाध्याय का नाम लिया जाता है। उनकी विचारधारा को न केवल भाजपा, बल्कि अन्य राजनीतिक दलों ने भी स्वीकारा और किसी न किसी रूप में अपने कार्यक्रमों में शामिल किया। यह उनकी व्यापकता का प्रमाण है। उनकी सबसे बड़ी विरासत ये है कि उन्होंने भारत को स्वयं पर विश्वास करना सिखाया। उन्होंने कहा, हमारा मार्ग हमारी संस्कृति से निकलेगा, न कि बाहर से आयातित विचारों से। ये वाक्य आज भी भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा में मार्गदर्शक है। दीनदयाल उपाध्याय का प्रभाव समय की सीमाओं से परे है। उनके विचार केवल 20वीं सदी के भारत के लिए नहीं, बल्कि आज के 21वीं सदी के भारत के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जब हम विकास, संस्कृति और राजनीति के संतुलन की बात करते हैं, तो उनके दर्शन से प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार उनकी विरासत केवल एक राजनीतिक धारा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। उन्होंने यह दिखाया कि विचार और मूल्य यदि मजबूत हों, तो व्यक्ति भले ही असमय चला जाए, लेकिन उसका प्रभाव सदियों तक जीवित रहता है। दीनदयाल उपाध्याय की यही सबसे बड़ी शक्ति थी। उनका जीवन भले छोटा रहा, लेकिन उनकी विरासत अमर हो गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि सच्ची राजनीति सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने का साधन नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा का माध्यम है। वे मानते थे, राष्ट्र तभी महान बनता है जब उसका प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को समझकर उसका पालन करता है। यह संदेश केवल अतीत तक सीमित नहीं, बल्कि आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। जब हम आधुनिकता और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, तब उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती है कि विकास केवल वही है जिसमें हर व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित हो और समाज का हर वर्ग सम्मान के साथ जी सके। आज की पीढ़ी के लिए
उनका जीवन यह प्रेरणा देता है कि त्याग, सेवा और नैतिकता ही सच्ची प्रगति के स्तंभ हैं। यदि हम उनके दर्शन को अपने जीवन और समाज में उतार सकें तो न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता एक नई ऊंचाई को छू सकती है।